हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत जबरदस्त होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ दोस्तों। कल हमने सेबी रेगुलेशन का आईपीओ वाला टॉपिक पढ़ा था। आज हम सेबी रेगुलेशन के इनसाइडर ट्रेडिंग वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इससे एग्जाम में काफी सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसके पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, तो जैसे मैंने बताया आईपीओ हमने कर लिया है, हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर लिया है। आज मैं आपका इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहा हूं, कल मैं आपको टेक ओवर के संबंध में जो सेबी रेगुलेशन है वो करवा के लूंगा। तो लगातार सीएमए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिवली इस चैनल के अंदर कंटेंट आते रहेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो इनसाइडर ट्रेडिंग, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले एक एग्जांपल बताता हूं, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बताता हूं, और इनसाइडर ट्रेडिंग करने में आपको क्या पेनल्टी लगती है ये भी बताता हूं। बताना चाहता हूं आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के अंदर ना तो इनसाइडर ट्रेडिंग को डिफाइन किया गया है, ना उसकी पेनल्टी बताई गई है, डायरेक्ट उसके प्रोविजंस को थोप दिया गया है। लेकिन मैं अगर आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा बिना बेस बनाए तो आपको शायद चीजें समझ में नहीं आएगी, तो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। कहता है देखो, जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है किसी कंपनी में, यानी कि अच्छी पोस्ट पे है, कंपनी का नाम है XYZ। उसको ये बात पता चलती है कि कंपनी आने वाले वक्त पे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमाने वाली है, यानी कि जो कमिंग क्वार्टर है उस पे उसकी अर्निंग बहुत जबरदस्त रहने वाली है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इस पे एक एग्जांपल और हो सकता है कि आप ये समझ सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, सपोज करिए वो किसी स्टील वाली कंपनी को अपने पास मर्ज करने वाली है। ये बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती किसी भी कंपनी के लिए, और अगर ये सीनियर एग्जीक्यूटिव जो रिलायंस का, उसको ये बात अगर पता है तो वो क्या करेगा। अभी तक क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है यानी कि इंपॉर्टेंट है, और ये स्टॉक मार्केट को, स्टॉक प्राइस को बहुत इंपैक्ट कर सकती है। तो जॉन क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में आने से पहले, इस इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी के स्टॉक खरीद लेता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी के स्टॉक खरीदने का मतलब क्या होता है कि भाई एकदम जबरदस्त तरीके से मोटे शेयर्स खरीद लेगा कि भैया कल को रिलायंस का जब मर्जर होगा किसके साथ, वो स्टील वाली कंपनी के साथ, तो फिर रिलायंस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे। इसी प्रकार से XYZ कंपनी का उसको पता है कि भैया ये हायर अर्निंग अर्न करने वाली है, तो आज से ही इसके स्टॉक खरीद लो। जब हायर अर्निंग होगी, कंपनी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाहर आएगा, जब वैल्यू बढ़ेंगे, तो अपन क्या करेंगे, आज सस्ते में शेयर खरीदते हैं, कल जब महंगा होगा शेयर, जो हमको पता ही है महंगा होने वाला है क्योंकि हमारे पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के पास नहीं है, तो उस वक्त अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे और लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। इससे होगा क्या, जॉन को एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि उसको वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सबसे पहले अवेलेबल थी एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर्स। इसी को बोला जाता है दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी का कोई कनेक्टेड पर्सन, कंपनी का कोई इनसाइडर, जिसको कंपनी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर बाकी पब्लिक से बहुत पहले पता है, और उस इंफॉर्मेशन के दम पे वो आज कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है कि जब भविष्य में जब कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो मैं अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट इस इंफॉर्मेशन के दम पे निकाल लूंगा। तो ये आम जनता के लिए नुकसानदायक बात होती है क्योंकि उनको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, और एक कंपनी के इनसाइडर को ये सारी चीजें पता होती है। तो अगर आप अब इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग जो सेबी रेगुलेशन में है, कहता है बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो सिक्योरिटीज को, ओके, किस बेसिस पे, इंपॉर्टेंट नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के दम पे। इंपॉर्टेंट यानी कि क्या, मटेरियल जो कि पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, किसके बारे से, सिक्योरिटीज के बारे से। ये इंफॉर्मेशन जनरली पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, एंड ये इन्फ्लुएंस करती है मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज वंस डिस्क्लोज, यानी कि जब एक बार पता चलेगा कि रिलायंस और स्टील वाली कंपनी का मर्जर होने वाला है, जो पता लगेगा भविष्य में, लेकिन मुझे तो आज ही पता है, मैं तो इनसाइडर हूं। तो जैसे ही ये बात बाहर जाएगी कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, कंपनी की अर्निंग अच्छी, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा,
बट उसके पहले ही मैंने कम दाम में कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए थे, क्योंकि मैं इनसाइडर हूं, मुझे ये बात पता थी। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए गलत है और एक इनसाइडर के लिए बहुत फायदेमंद चीज हो जाती है, क्योंकि उसको ये सारी चीजें पहले पता है। ये सेबी रेगुलेशन के हिसाब से इलीगल है, अनएथिकल है, और इसके लिए सेबी रेगुलेशन के अंदर हायर पनिशमेंट है, कम से कम 10 लाख रुपए की पनिशमेंट है, पेनाल्टी है, और ज्यादा से ज्यादा कितना जाता है, 20 करोड़ रुपए, या तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट आपने कमाया है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, इनसाइडर इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके जितना पैसा कमाया उसका 3 गुना भी हो सकता है। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़, या तो 3 गुना जितना प्रॉफिट आपने मटेरियल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कमाए। अब यहां तक की जितनी बातें मैंने आपको बताई थी ये आपके मॉड्यूल पे नहीं दी है, बट अगर मैं इन चीजों को आपको नहीं बताऊंगा आप आगे की चीजें समझ ही नहीं पाएंगे। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। कहता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इनसाइडर, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भाई इनसाइडर यानी कि जो कंपनी के अंदर है, कंपनी से समहाउ कनेक्टेड है, डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, कंपनी का अकाउंटेंट हो सकता है, ये होते हैं इनसाइडर। अब मान लीजिए भाई आप नहीं कर रहे हो, आपने अपनी वाइफ को बता दिया, आपने अपने बेटे को बता दिया, आपने अपने भाई को बता दिया, आपने अपने रिलेटिव में किसी को भी बता दिया, बोले यार देख मैं तो इनसाइडर हूं, मैं अगर अभी से स्टॉक खरीद लूंगा ना तो कल मेरे को सेबी पकड़ के मारेगी, पेनाल्टी अलग लगाएगी, एक काम कर तेरे को बता रहा हूं तू ले ले, जब प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। तो आप खुद ना करें क्योंकि आप खुद इनसाइडर हैं, बट आप अपने लोगों से करवा ले, तो भैया वो लोग भी तो आपसे कनेक्टेड हैं, आपके इमीडिएट रिलेटिव हैं। तो कहता है आपको कुछ डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले तो इनसाइडर का डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। अब यहां पे जहां पे जितनी चीजें अब बता रहा हूं ये आपकी मॉड्यूल पे है। तो इनसाइडर कौन है? कहता है इनसाइडर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि इधर कनेक्टेड पर्सन है और someone who possesses or has access to unpublished price sensitive information। अनपब्लिश्ड का मतलब क्या है? जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जैसे ही वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाएगी कंपनी के शेयर्स के दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो प्राइस सेंसिटिव है। तो नॉट अवेलेबल टू पब्लिक है, प्राइस में उतार चढ़ाव कर सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति के पास है जो ये इंफॉर्मेशन को पजेस कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया जॉन, मैं कहता हूं जॉन मान लीजिए कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, तो उसके पास तो ये इंफॉर्मेशन है ना। तो समवन हु पजेस, जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है, पजेस का मतलब जिसके पास नॉलेज है, चलिए अच्छी बात है। और कहता है हु हैज एक्सेस, मेरे पास है नहीं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बट मैं पता लगा सकता हूं, मैं देख सकता हूं। कैसे? कंपनी का जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपका दोस्त है, आप उसको बोलोगे तो वो तुरंत आपके साथ इस क्वार्टर का, कमिंग क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर कर देगा। तो आपके पास अभी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यू हैव एन एक्सेस। या आपके पास जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर दिया गया है कंपनी के अंदर, उसका एक्सेस, उसका सर्वर कनेक्शन अकाउंटेंट के भी कंप्यूटर से है, तो आप अपने सिस्टम में बैठे बैठे अकाउंटेंट के सिस्टम पे जाके देख सकते हो, तो भी आप इनसाइडर कहलाओगे। तो कहता है या तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, चलो आज नहीं है, आप चाहो तो उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि या तो कनेक्टेड पर्सन है। अब सवाल आता है सर कनेक्टेड पर्सन कौन है? तो चलो ये भी एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए कनेक्टेड पर्सन को हम छोड़ते हैं। हम इतना समझते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है अभी, या तो वो एक्सेस कर सकता है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, हम उसको बोलते हैं इनसाइडर। एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉई है कंपनी का जिसके पास एक्सेस है अपकमिंग फाइनेंशियल रिजल्ट का बिफोर दे आर पब्लिकली रिलीज, इज कंसिडर्ड एज इनसाइडर। ठीक है सर। अब सर कनेक्टेड पर्सन कौन है ये बता दो। तो ये है दोस्तों कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन। बट कनेक्टेड पर्सन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। कहता है देखो मान लो जॉन है, ये डायरेक्टर है कंपनी XYZ का, तो जॉन की जो वाइफ है मैरी, वो हमेशा जॉन से कंसल्ट करती कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले। तो ये जो मैरी है, मैरी को मैं कनेक्टेड पर्सन भी बोलूंगा और मैरी को मैं जॉन की इमीडिएट रिलेटिव भी बोलूंगा। यानी कि सर
जो भी व्यक्ति इनसाइडर है, इनसाइडर से जो कनेक्टेड पर्सन है उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड पर्सन। अब आइए डेफिनेशन समझते हैं। कहता देखो कनेक्टेड पर्सन कौन होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रखता है, आज रख रहा है या पहले कभी रखा था, क्लोज एसोसिएशन विथ अ कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो भाई साहब कहता है इंडिविजुअल, कौन इंडिविजुअल हुआ भाई, मैं जैसे बात किया जॉन की, जॉन कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है, जैसे मैंने यहां पे बताया कि जॉन डायरेक्टर है। अब भाई साहब लिखता है एनी इंडिविजुअल जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लोज एसोसिएशन है कंपनी के साथ। तो जॉन आपका तो डायरेक्ट एसोसिएशन है, आपकी जो वाइफ है उसका इनडायरेक्ट एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन के वजह से आप को एक्सेस हो जाएगा अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का। कैसे, अगर जॉन को अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता है तो क्या उसकी वाइफ को नहीं पता रहेगा, वो इनडायरेक्ट एसोसिएटेड है कंपनी से, जिसकी वजह से जॉन की वाइफ मैरी को जॉन के चलते पता चल जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं कनेक्टेड पर्सन। तो जॉन की जो वाइफ है, जॉन की जो वाइफ है वो भी कनेक्टेड कहलाएगी, क्योंकि जॉन तो इनसाइडर है, उसके साथ आप कनेक्शन रख रहे हो, आप इमीडिएट रिलेटिव हो, तो आप कनेक्टेड भी कहलाओगे। नीचे लिखता है देखो, एनीवन एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी, एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, आप कनेक्टेड पर्सन हो। आपके साथ साथ जो आपके रिलेटिव रहेंगे वो भी कनेक्टेड पर्सन रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर यहां नीचे देखो लिखता है इमीडिएट रिलेटिव ऑफ सच कनेक्टेड पर्सन, इनको भी आप कनेक्टेड पर्सन बोलोगे। तो जॉन क्योंकि डायरेक्टर है वो कनेक्टेड है, इसकी इमीडिएट रिलेटिव मैरी उसकी वाइफ वो भी कनेक्टेड है। तो सर अब क्या हमको यहां पे बात समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। इनसाइडर का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि या तो कनेक्टेड पर्सन है, यानी कि या तो आप डायरेक्टर हो, या तो आप एम्प्लॉय हो, या तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है सर। और कहता है देखो कनेक्टेड में सब आ गए, जॉन भी आ गया, मैरी भी आ गई, सब आ गए, और जिसके पास आज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या है नहीं, वो एक्सेस कर सकता है, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे इनसाइडर। तो सर कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर, इन सबके रिलेटिव, ये सब के सब इनसाइडर के अंदर आएंगे, क्योंकि इनसाइडर के अंदर कनेक्टेड पर्सन का भी वर्ड इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझी। तो सर इनसाइडर समझ में आया, कनेक्टेड पर्सन समझ में आया, साथ साथ में अब आता है सर ये वाली बात, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं भाई, जो ऐसी है जो पब्लिक एट लार्ज को पता है, ये जॉन को, उसकी वाइफ को, ऐसे जो कंपनी से कनेक्टेड लोग हैं सिर्फ उनको नहीं पता है, पब्लिक एट लार्ज को पता है। तो ठीक है सर, यानी कि एक्सेसिबल है टू पब्लिक ऑन अ डिस्क्रिमिनेटिव बेसिस, ऐसा नहीं कि तुझे पता और तुझे नहीं पता, सबको पता है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन कोई भी इन्वेस्टर यूज करके एक रैशनल डिसीजन ले सकता है कि कंपनी के शेयर लेने की नहीं लेने। इमीडिएट रिलेटिव सर अभी अपन ने पढ़ के ले लिया, इस पे स्पाउस आ जाएगी, जैसे जॉन है तो उसकी वाइफ आ जाएगी, मान लो मैरी है तो मैरी का हस्बैंड जॉन आ जाएगा, पेरेंट्स आ जाएंगे, सिबलिंग आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे उस व्यक्ति के, एनी ऑफ whom may consult or beneficially dependent on that person regarding trading decision। कहने का मतलब क्या है, आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो लेकिन आप मुझसे पूछ के लेते हो तो इमीडिएट रिलेटिव कहलाएंगे। एग्जांपल देखो, जेन है, जेन कंसल्ट करती है अपने हस्बैंड मार्क को बिफोर बाइंग और सेलिंग स्टॉक्स। मार्क्स ट्रेडिंग डिसीजन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर्ड विद इन द फैमिली। तो कहता है भाई साहब देखो ये जो मार्क है ना, मार्क के पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब कहता है भाई साहब जेन जो है हमेशा कंसल्ट करती है मार्क से कोई भी डिसीजन लेने के पहले, तो कहता है जो मार्क्स का ट्रेडिंग डिसीजन है ना वो इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन से, यानी कि उसके पास भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो अपनी फैमिली में शेयर करता है और उस हिसाब से डिसीजन लेता है। तो मेकिंग जेन एन इमीडिएट रिलेटिव अंडर दिस रेगुलेशन, यानी कि जो जेन है वो भी क्या कहलाएगी, इमीडिएट रिलेटिव। सर सरल शब्दों में बोलो ना, इमीडिएट रिलेटिव में घर परिवार वाले आ गए, बीवी आ गए, बच्चे आ गए, पेरेंट्स आ गए, सिबलिंग आ गए, जिनको आपने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी है और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आज सस्ते पे उनने शेयर्स लिया, कल जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। ये पार्शियलिटी हो गई, आपस के लोगों को चीजें पता लग गई, बाकी को पता नहीं थे बेचारे, बाकी नुकसान में।
तो पहला तो हो गया कनेक्टेड पर्सन, जो भैया कंपनी से एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनके रिलेटिव को भी हम कनेक्टेड बोलेंगे। इमीडिएट रिलेटिव कौन होगा ये भी पता चल गया। इनसाइडर भी पता चल गया, कहता है समवन, जो कि समवन लिखा है, और जो या तो समवन या तो कनेक्टेड पर्सन जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आज है या उसका एक्सेस है। ठीक है सर, यहां तक की भी बात समझ में आ गई। अब आता है सर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या। सीधी सी बात है, जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है और जिससे प्राइस में उतार चढ़ाव आएगा। एग्जाम्पल में कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अगर पब्लिक को नहीं पता है तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव है। कंपनी डिविडेंड देने वाली है, अगर पब्लिक को नहीं पता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव है। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बड़ी फंडिंग मिलने वाली कंपनी को, अगर पब्लिक को नहीं पता है तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव है। अगर मर्जर एक्विजिशन होने वाला है, पब्लिक को नहीं पता है तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव है। की मैनेजरियल पर्सनल चेंज होने वाला है, पता चल रहा है कि अब मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं संभालेंगे, उनका बेटा संभालेगा, तो लीडर का चेंज होने से भी कंपनी के प्राइस में उतार चढ़ाव आता है भाई साहब। तो अगर ये सारी जानकारी पब्लिक को नहीं पता है तो ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। यानी कि सर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कंपनी के संबंध में या उसके सिक्योरिटी के संबंध में जो कि नॉट जनरली अवेलेबल नहीं है, बट अपॉन बिकमिंग पब्लिक अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही पब्लिक को पता चलेगी अच्छा खासा ये कंपनी की सिक्योरिटी पे उतार चढ़ाव लाएगी, और ये उसके एग्जाम्पल है। तो अगर आपको नॉलेज है अपकमिंग मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट हैज नॉट येट बीन अनाउंस्ड टू पब्लिक वुड बी कंसिडर्ड एज अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपको बस पता है, पब्लिक को नहीं पता है। तो सर यहां तक की तो बातें समझी हमने। इनसाइडर ट्रेडिंग समझी पहले क्या होता है, वो इलीगल है ये समझा है, पता हुआ है हमको। पेनाल्टी उसके बारे से पता लगी, डेफिनेशन समझ में आया कि इनसाइडर कौन है, इमीडिएट रिलेटिव कौन है, कनेक्टेड पर्सन कौन है, और इनके बीच का नेक्सस समझ में आया कि इनकी डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इनसाइडर ट्रेडिंग को अच्छे से समझे। अब जब तक आपको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पता रहेगी तो क्या मतलब होगा। अब आपको इनसाइडर भी पता है, उसके इमीडिएट रिलेटिव भी पता है, कनेक्टेड पर्सन भी पता है कि ये लोग अगर आपस पे कोई कार्टेल बना के अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के अगर लंबा चौड़ा पैसा बुक करते हैं स्टॉक पे, तो भाई साहब आप इनसाइडर ट्रेडिंग में आप सब के सब लायबल ठहराओ जाओगे, और पेनाल्टी आपको दी गई है कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए डिफाइन कर दिया है। ठीक है सर, अब अपने पास आगे चीजें चलती, लिखता है रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग बाय इनसाइडर। यानी कि कहता है भैया कुछ इनसाइडर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, उनकी ट्रेडिंग में भी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। आइए एक एक करके चलते हैं। कहता है भाई देखो, आप इनसाइडर हो, हाँ जी बिल्कुल इनसाइडर है। जैसे मान लीजिए आप सीएफओ हो XYZ लिमिटेड के, आपको पता है कि नेक्स्ट वीक कंपनी एक बड़ा मर्जर अनाउंस करने वाली है, आप सीएफओ, इससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, ये आपको पता चल गया। अब सीएफओ व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को नहीं बोलेगा अरे भाई मर्जर हो रहा है, ले लो शेयर्स ले लो, ये इलीगल है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का पात्र बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सीएफओ जो है ये डिटेल को शेयर कर सकता है। किससे शेयर करेगा भैया? मर्चेंट बैंकर से, अपनी लॉ फर्म से, अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से। क्यों? इनको ये सारी डिटेल्स इसलिए लगेगी ताकि ये डील को एग्जीक्यूट कर सके। अब इनको ही नहीं बताओगे तो आप मर्चेंट बैंकर को नहीं बताओगे, अपनी कंपनी सेक्रेटरी को नहीं बताओगे, लॉ फर्म को नहीं बताओगे, तो ये रेगुलेशन का कंप्लायंस कैसे करोगे? ये जो मर्जर के कंप्लायंस होते हैं, मर्जर अमलगमेशन में बहुत सारे लीगल कंप्लायंस होते हैं, इसको कैसे करोगे? तो कहता है देखो भाई, लेजिटिमेट पर्पस के लिए बता सकते हो, इनसाइडर आर प्रोहिबिटेड, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे व्हाट्सएप में अंदर, लेकिन लेजिटिमेट पर्पस के लिए आप बता सकते हो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए, लॉ को कंप्लाई करने के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया। तो वैसे तो प्रोहिबिशन है, लेकिन लॉफुल पर्पस के लिए एकदम जरूरी जगह पे आप कर सकते हो। दूसरा कहता है ध्यान रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी नोटिस देना पड़ेगा जिसको जिसको बताओगे। एग्जाम्पल सर देखो भाई, सेबी चाहता है, ये इंश्योर करना चाहता है कि इनसाइडर बाद में ये ना बोले अरे ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी क्या, ये कॉन्फिडेंशियल थी क्या, अरे सॉरी हमको पता नहीं था। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई सीनियर मैनेजर अपॉइंट करता है एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी को, तो एबीसी लिमिटेड का जो एचआर रहेगा ना, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगा, किसको भाई साहब? सीनियर मैनेजर को, और साथ साथ में उसको एक देगा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग।
कंपनी का बना हुआ कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा जिसपे ये लिखा रहेगा कि भाई कल को कोई फाइनेंशियल रिजल्ट आपको पता चलता है, कोई मर्जर एक्विजिशन के बारे से इंफॉर्मेशन पता चलती है, क्वार्टर प्रॉफिट पता चलता है, या आपको पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही जिसकी वजह से कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे, ऑल दिस इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये पहले ही आपको ज्वाइन करते वक्त बताना है कि बोले कोई एक्विजिशन प्लान होगा, कोई रिजल्ट होंगे, ये सबको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है और आप इस इंफॉर्मेशन के दम पे ट्रेडिंग नहीं करोगे जब तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं चले जाती। तो हाँ, वो ऑफिसर बोलेगा यस सर ये मेरे को सारी चीज समझ में आ गई है, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखूंगा और तब तक खुद ट्रेड नहीं करूंगा जब तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं चली जाती। तो आपको ये कॉन्फिडेंशियल नोटिस भी हर एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को ये देना पड़ेगा। इससे सेबी ये चाहता है कि भाई कल को ये मुंह उठा के कोई ना बोले अच्छा ये कॉन्फिडेंशियल था, हमको पता ही नहीं है। तो कंपनी को पहले ही जिन जिन लोगों को कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताई है, क्योंकि ये सीनियर मैनेजर था, इनको अलग से नोटिस भी देना पड़ेगा कि भाई साहब ये प्राइस सेंसिटिव है। तो ये मर्चेंट बैंकर, ये लॉ फर्म, ये ऑडिटर जिसको तुम लॉफुल पर्पस के लिए भी बता रहे हो, आपको इनको कॉन्फिडेंशियलिटी नोटिस देना पड़ेगा कि भाई साहब ये पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, आप लोग जरूरी लोग हो जिसको हम बता रहे हैं, आप इनको कहीं शेयर नहीं कर सकते, करोगे पकड़ाओगे तो फिर आपको पेनल्टी पता ही है। ठीक है सर, मैं तीसरे पे चलता हूं। कहता है परमिसिबल कम्युनिकेशन, कहां कहां आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब देखो भैया, कुछ परिस्थिति ऐसी है जहां पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर एग्जांपल बताइए। कंपनी बड़ी डील क्रैक कर रही है, टेक ओवर करवा रही है कंपनी। सो पार्टीज जो कंपनी को टेक ओवर करेगी उसको इनसाइड इंफॉर्मेशन लगेगी कि भाई आपका प्राइस क्या चल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, PQR लिमिटेड के प्रमोटर है, वो अपना 40% शेयर, PQR लिमिटेड के प्रमोटर अपनी कंपनी के 40% शेयर को फॉरेन इन्वेस्टर को देना चाह रहे हैं। अब आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टेक ओवर कोड, वहां पे लिमिट्स आती है कि अगर इतना टेक ओवर हो रहा है तो मैंडेटरी आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। आता है मतलब पब्लिक को बताना पड़ेगा मैंडेटरी, जब आप एक लिमिट के ऊपर अगर अपने शेयर्स बेचते हो तो टेक ओवर कोड में आएगा, अगला ही टॉपिक है वो हमारा। तो कहता है फॉरेन इन्वेस्टर आपको बोलेगा कि भाई आपकी कंपनी के इंटरनल प्रोजेक्शन बताओ, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है वो बताओ, कंपनी ने कौन कौन से बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हुए ये बताओ। ये सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। अब आपको ये शेयर करना पड़ेगा, तब तो वो डिसाइड करेगा फॉरेन इन्वेस्टर कि आपके 40% शेयर लेने हैं कि नहीं लेने हैं करके। तो ये सारी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जहां पे ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है, यानी कि टेक ओवर कोड के जो रेगुलेशन है वो बोल रहा है आपको ये सारी चीज बतानी पड़ेगी, आप यहां पे बता सकते हो क्योंकि ये तो लॉ ही बोल रहा है कि आपको ओपन ऑफर करना पड़ेगा। तो देखो कहता है कुछ सर्कमस्टांसेस में जहां पे ओपन ऑफर करना पड़ता है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको डेफिनेटली समझेगा। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड इंक्लूडिंग मेकिंग द इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल वेल इन एडवांस टू इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो कहता है अगर कंपनी प्लान कर रही मर्जर दैट वुड रिक्वायर एन ओपन ऑफर, द डिटेल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज पब्लिकली। तो आप जब इन्वेस्टर को ये सारी चीज बताओगे, आप साथ साथ में पब्लिक को भी बताओगे, क्योंकि आपको एनीवेज ओपन ऑफर पब्लिक को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप 40% का शेयर्स बेचना चाह रहे हो, लॉ के हिसाब से ये कहता है इतना अमाउंट, इतना बड़ा स्टेक देने के पहले आपको एक ओपन पब्लिक ऑफर करना पड़ेगा। दैट ओपन पब्लिक ऑफर में आपको ये सारी चीज बतानी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब ये कहता है स्ट्रक्चर डेटाबेस एंड प्रिजर्वेशन। सर अब ये क्या करता है, अब ये बताइए। देखो भाई, कल को सेबी अगर इन्वेस्टिगेशन करता है कि भैया किसने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी, तो उनको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या पता था, कब पता था और किसने इनसाइडर ट्रेडिंग का फायदा उठाया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, वो शेयर करती क्वार्टरली रिजल्ट किसके साथ, अपने सीईओ के साथ, सीएफओ के साथ, हेड ऑफ फाइनेंस के साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, मर्चेंट बैंकर के साथ। ये सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, मर्चेंट बैंकर और ये सारी चीजें, ये अपन ने कल वाले रिवीजन में डिस्कस किया। अगर आप कल वाला रिवीजन नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, तो आपको मर्चेंट बैंकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस जिसको आप बना के रखोगे, सर ये क्या डेटाबेस है, ये SDD बोल रहे स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। इस पे क्या होगा, जो कंपनी है वो मेंटेन करके रखेगी कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने 4 लोगों से शेयर की थी,
सीएफओ से, इंटरनल ऑडिटर से, मर्चेंट बैंकर से, इन सब से की थी। बोले कब की थी? 10 मार्च को की थी। कौन से वक्त में की थी? 3 बजे की थी। अगर कल को कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की कंप्लेंट आती है तो सेबी इसी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को जो कंपनी को प्रिजर्व करके रखना है, इसके दम पे वो चेक करेगी कि किसके पास कब कौन सी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, किस वक्त थी, कब किसने स्टॉक खरीदा और कब क्या प्राइस बुक किया। थोड़ा सुनने में अचंभित लगता है कि सर कंपनी अपने ही खिलाफ कोई डेटा मेंटेन कर रही है। जरूरी थोड़ी कि भाई कंपनी अपने खिलाफ कर रही है। कंपनी का कोई इंटरनल इनसाइडर है, वो अनएथिकल काम कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए कर रहे हैं। तो सेबी रेगुलेशन के अंदर आपको ये भी बोला है कि भैया कंपनी को मेंटेन करना है स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, और आपको ये रिटेन करना है कि आपने किसको दिया था इंफॉर्मेशन, कौन सी डेट को दिया, कब दिया, और ये कम से कम 8 साल तक आपको मेंटेन करना है, ताकि कल को सेबी को कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो तो ये डेटा काम आ सके। बहुत बढ़िया सर, यहां तक की भी बात समझी। तो लेजिटिमेट पर्पस आया, परमिसिबल कम्युनिकेशन आया कि जब आप फॉरेन इन्वेस्टर का एग्जांपल लिया था, मैंडेटरी आपको ओपन ऑफर करना है। तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नोटिस आया, एसडीडी आया, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। फिर आता है ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन। अब सर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो भाई ये सीधी सी बात है, जो इनसाइडर है वो नहीं ट्रेड करेगा, उसको पहले से पता है। जैसे कि क्या है भाई, अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, कंपनी सेक्रेटरी है XYZ लिमिटेड का, उसको पता है कि आने वाले समय में कंपनी टकाटक प्रॉफिट कमाने वाली है। अभी तक रिजल्ट अनपब्लिश नहीं हुआ है, बराबर, रिजल्ट अभी तक अनपब्लिश्ड ही है, यानी कि पब्लिक के पास नहीं आया। अब बोल रहा है ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन, इनसाइडर प्रोहिबिटेड हो तुम ट्रेडिंग से इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वाइल इन पोजीशन। अब मुद्दा ये है भाई साहब, अगर कोई इनसाइडर है, कंपनी सेक्रेटरी है, अभी तक कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन उसको एक अंदाजा लग गया है कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए, कंपनी की सेल को देखते हुए, कंपनी के प्रोडक्ट्स का क्या रिव्यू है मार्केट के कस्टमर्स में। तो कंपनी सेक्रेटरी को पता चल गया भाई साहब कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को कोई नंबर्स नहीं मिले, कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन भाई है तो तू इनसाइडर, तो आज अगर ट्रेड कर लेगा अपने अंदाज से भी, तो पता तो यही लगेगा कि भाई साहब तेरे पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। तो कहता है इस परिस्थिति में क्या करें? तो सेबी बोलता है चलो हम तुमको एक चांस देते हैं, तुम्हारे कोई पास कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं, बट आप इनसाइडर हो, फिर भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आइए हम आपको एक रास्ता बताते हैं। एक ट्रेडिंग प्लान करके कंसेप्ट है। ट्रेडिंग प्लान का कंसेप्ट क्या होता है? आप पहले से ही कंपनी में कौन कौन सी डेट पे कब कब कितने कितने शेयर्स लोगे, ये एक ट्रेडिंग प्लान बना लो, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर को दे दो। कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर उसको पढ़ेगा कि आपने पहले से ही ये डेट डिसाइड करके रखी थी, जब आपके पास कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं थी, कि इस दिन आप इतनी इतनी सिक्योरिटी इतने इतने दाम पे खरीदने वाले हो। कंप्लायंस ऑफिसर इसको अप्रूव करके स्टॉक एक्सचेंज पे अपलोड करेगा, यानी कि सारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, जनहित में जारी हो जाएगा कि हाँ भाई साहब ये कंपनी का इनसाइडर है, ये इस डेट को इतने इतने अमाउंट की इतनी इतनी सिक्योरिटी लेना चाहता है। इस प्लान के हिसाब से आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि भाई ऐसा होगा तो फिर तो इनसाइडर कभी ले ही नहीं पाएगा सिक्योरिटी की, भाई तुम इनसाइडर हो, इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे। तो कहता है मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी है, उसको पता है रिजल्ट अच्छे आने वाले, बट उसको कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पता है, वो 5000 शेयर खरीदने वाला है। अब लगेगा भैया तो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले प्री अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान बहुत मंथ पहले दे देगा किसको, कंप्लायंस ऑफिसर को। ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा वो प्लान को, फिर वो प्लान में उस हिसाब से उसको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब मेरा मन बदल गया है, प्राइस गिर गया, हाँ, ही इज नॉट अलाउड टू चेंज द प्लान, फिर आपको लेना ही पड़ेगा। तो कहता है इस परिस्थिति के अंदर जहां पे प्री अप्रूव्ड प्लान है, मान लो कोई कोर्ट का ऑर्डर आया, कोई केस चल रहा था उसका, कोर्ट ने बोला भैया फलाना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, पैसे की जरूरत थी, तो कोर्ट के ऑर्डर को दिखाते हुए कि भैया कोर्ट का ऑर्डर आया, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं इसलिए बेच रहा हूं, तो आप प्रूफ कर दो कि आपके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने अपनी बुद्धि चलाते हुए जरूरत के हिसाब से चीजों को बेचा है। तो कहता है देखो ये प्रिवेंट करता है इनसाइडर को फ्रॉम अनफेयरली बेनिफिटिंग फ्रॉम मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। अगर कोई इनसाइडर ट्रेड करना चाहता है
while in possession of unpublished price sensitive they must prove their innocence बेस्ड ऑन सर्टन डिफेंसेस कि भैया मेरे को कोर्ट का ऑर्डर आया था, मैं केस आ रहा था, मुझे पेमेंट करना था, तो आप या तो प्री प्लान ट्रेड कर लो और लैक ऑफ कनेक्शन दिखाओ बिटवीन द ट्रेड एंड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो अगर आप प्रूफ कर देते हो कि भैया मेरा तो प्री अप्रूव प्लान था, कंप्लायंस ऑफिसर से पूछ लो, मैंने तो स्टॉक एक्सचेंज को भी ये सबमिट किया था, या तो मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, मेरे को बस आइडिया लग गया था जैसे एक आम पब्लिक को लगता है इसलिए मैं लिया था, आप प्रूफ कर दोगे आप बच जाओगे। ठीक है सर। अब आता है सर बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ दो तरीके से, कनेक्टेड पर्सन अगर कोई शेयर्स ले रहा है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास नहीं था, या कोई कनेक्टेड के अलावा कोई ले रहा है तो प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ है मैं आपको बताता हूं। देखो, जो कनेक्टेड पर्सन है भाई उसको तो रेगुलर एक्सेस है कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन का, उसके लिए बहुत इजी है, इजी है और फेयर है सेबी के लिए कि भाई ये प्रिज्यूम कर लो कि तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। आउटसाइडर जो रहेगा उसके लिए सेबी प्रिज्यूम नहीं कर सकती, उसके लिए सेबी को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये प्रॉफिट बुक किया। एग्जांपल लेते दोनों का एक एक। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, वो सीएफओ है कंपनी का, कनेक्टेड पर्सन हो गया, वो ट्रेड करता है शेयर्स में जस्ट बिफोर अ मेजर बैड न्यूज। एक मेजर बैड न्यूज अनाउंस होने वाली तो उसके पहले अपने शेयर्स बेच दिया क्योंकि बैड न्यूज से प्राइस गिरेगा। सेबी प्रिज्यूम करके चलेगी भैया तुमने ये जानबूझ के बेचा है, तुम्हारे को पहले से ही पता था। अब मिस्टर ए को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट के बारे से तो मुझे पता ही नहीं था, जिसमें नुकसान हुआ है पूछ लो, मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट ही नहीं था, ये डायरेक्टर गवाह है, मेरे को दूर दूर तक मेरे हाथ में वो प्रोजेक्ट है ही नहीं, मेरे को आइडिया ही नहीं है, मेरे को तो कोई ईमेल ही नहीं आया। उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि सेबी प्रिज्यूम करके चलेगी कि भैया तुमने तो इसी की वजह से किया। लेकिन जो अदर पर्सन है जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए बोलता है ये सेबी को प्रूफ करना पड़ेगा कि तेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई थी उसके दम पे तूने किया है। तो सर अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो सेबी प्रूफ करेगी, कोई कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। यही सारी बात बर्डन ऑफ प्रूफ पे लिखी हुई है एंड दैट्स ऑल। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती है रिस्ट्रिक्शन में। तो लेजिटिमेट पर्पस के लिए आप बता सकते हो, कॉन्फिडेंशियल नोटिस आपको देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आप कनेक्टेड पर्सन हो, प्री अप्रूव्ड प्लान या बिना कनेक्शन दिखाए कि आपको नहीं पता था आप कर सकते हो। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, ये अपन ने सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है सर, अब अपन आगे चलते हैं। जो मैंने बोला था ना ट्रेडिंग प्लान के बारे से आपको बताऊंगा आगे आने वाला है। ये ट्रेडिंग प्लान कंपनी के जो इनसाइडर हैं, जो कनेक्टेड पर्सन है, ये उनको पहले से देना पड़ता है कि भैया देखो हम पहले से आपको एक प्लान बता रहे हैं कि हम इस डेट को इतने इतने शेयर इतने इतने रुपए में लेंगे, हम कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो क्या कहता है, देखो भैया कहता है इनसाइडर के पास तो हमेशा रहेगी डिटेल्स, चाहे एमडी हो गया सीएफओ हो गया, इनके पास तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन हम अगर इसको कंप्लीटली बैन कर दे कि भाई आप इनसाइडर हो, आपके पास यूपीएसआई का एक्सेस है, नहीं कर सकते आप, तो ये तो गलत हो जाएगा, अनफेयर होगा। तो आप पब्लिक के साथ फेयर करने के लिए इनके साथ अनफेयर तो नहीं कर सकते। तो सेबी बोलता है चलो हम आपको अलाउ करते हैं, आप प्री प्लान्ड पहले प्री प्लान कर लो, उसको अप्रूव करवा लो कंप्लायंस ऑफिसर से एडवांस में, और इसको पब्लिक को नोन करवा दो। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई कोई बात नहीं है, इस पे क्या होगा बाद में आप ये पब्लिक को भी बोल सकते हो कि भैया ये तो मेरा ऑलरेडी अनाउंस प्लान था। तो एक व्यक्ति होता है कंप्लायंस ऑफिसर जो कंपनी का सीनियर ऑफिसर होता है, इसको डेजिग्नेट किया जाता है बोर्ड के द्वारा कि तू क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर। इस व्यक्ति को एमडी हो गया सीएफओ हो गया, ये ऑलरेडी एक प्री प्लान दे देंगे कि कंपनी के इतने इतने शेयर इतने इतने अमाउंट में इस डेट पे लेंगे, वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद पब्लिक को नोन करवाएगा, फिर आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इस पे और एक कैच है, कहता है देखो भाई साहब ये ट्रेडिंग प्लान अप्रूव हो गया, इसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड रहेगा। क्या मतलब, अरे सर लॉजिक बड़ा क्लियर है। आप इमेजिन करो एक इनसाइडर है, उसको सीक्रेटली पता चल गया कि क्या अच्छा और क्या बुरी न्यूज है, वो आज आपको प्लान देगा और कल से ट्रेड कर लेगा कि लो भैया मैंने तो प्लान बताया था। तो जब आपका प्लान अप्रूव होगा, अप्रूव होके पब्लिक के पास जाएगा, वहां से 6 महीने तक आप कोई ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि 6 महीने में तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं भैया आज प्लान बताया और कल कर लिए, तो भैया प्लान बनाने के बाद 6 महीने का आपका क्या रहेगा,
कूलिंग पीरियड रहेगा, ठीक है सर। प्लान पे आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते, पब्लिक को ये बात पता रहेगी, उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे। तो देखो यहां पे यही सारी बात लिखी हुई है, पहले फॉर्मुलेट करना, प्रेजेंट करना कंप्लायंस ऑफिसर को, उससे अप्रूवल कराना, फिर पब्लिक डिस्क्लोजर होगा। उसके बाद भी लिखता है सच ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट इंटेल कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनसाइडर अर्लियर देन 6 मंथ फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर विच कैन नॉट बी डेविएटेड। आप कोई चेंज भी नहीं कर सकते। और कहता है जैसे ही अप्रूवल आया ट्रेडिंग प्लान का, कंप्लायंस ऑफिसर नोटिफाई करेगा स्टॉक एक्सचेंज को जहां पे सिक्योरिटी लिस्टेड है, वो पब्लिक को नोन हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है सर। अब आता है दोस्तों डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग प्लान। सर क्या है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर, ये क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। इनसाइडर की डेफिनेशन तो आपको पता है, इस पे दो प्रोविजन है, एक जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा डिस्क्लोजर बाय सर्टेन पर्सन। अब ये क्या है, लॉजिक क्या है सर? कहता है भाई देखो, व्हाट एंड हुज ट्रेड्स मस्ट बी डिस्क्लोज, इस पे वही बोल रहा है। तो लॉजिक क्या कहता है? कहता है अगर मान लीजिए सिर्फ ऑनलाइन ये इनसाइडर जो है, अगर इसके डीमैट अकाउंट को अपने को मॉनिटर करना है कि भैया तू इनसाइडर है, तेरे डीमैट अकाउंट को मॉनिटर करेंगे कि भैया तूने अगर कोई शेयर्स लिए हैं तो यूपीएसआई के दम पे तो नहीं लिए, तो वो तो ये मिसयूज कर लेगा, बोले चलो मेरा ही देख रहे हैं, कोई बात नहीं, वाइफ के अकाउंट से अपन कर लेते हैं ट्रेड, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के दम में, पेरेंट के अकाउंट पे कर लेते हैं, फ्रेंड्स के अकाउंट में कर लेते हैं। तो सेबी बोलता है भाई देखो, अगर आपके घर परिवार वाले, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, आपके बच्चे जो भी ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं वो आपसे पूछ के ले रहे हैं, क्योंकि आप उनके घर के मुखिया हो। तो अगर आपकी बुद्धि चल रही है उनके ट्रेड में, तो भाई आप ये समझ लो इनके भी आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि इनके भी जो शेयर ट्रांजैक्शन है ये आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ताकि एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बने रहे। एग्जाम्पल पे एक डायरेक्टर है, ए नाम का एक डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड का, इसके पास डीमैट अकाउंट है सर, इसकी वाइफ के पास भी डीमैट अकाउंट है। मिस्टर ए अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई या खरीद ले या बेच ले कंपनी के शेयर, तो यहां पे ट्रेडिंग डिसीजन ए ही ले रहा है। तो भाई साहब यहां पे समझ लेना, इसके वाइफ का, इसके पापा का और इसके खुद का, क्योंकि ये कंपनी में इनसाइडर है, इसके वाइफ और इसके पापा अगर कंपनी में कोई भी डीलिंग करते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हैं मॉनिटर होने चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कि भैया आप अपने थ्रू तो नहीं कर रहे हो, यानी कि खुद नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने कनेक्टेड पर्सन और इमीडिएट रिलेटिव के थ्रू तो नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो कहता है भाई साहब डिस्क्लोजर बाय ट्रेडिंग बाय इनसाइडर। तो कहता है इनसाइडर चाहे वो केएमपी हो, डायरेक्टर हो, उनके रिलेटिव हो, सबको डिस्क्लोज करना है ये बात। होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, दिस डिस्क्लोजर इज क्रूशियल टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब कहता है डिस्क्लोजर बाय सर्टेन पर्सन। सर ये सर्टेन पर्सन कौन है? अब इस पे कुछ टाइम वो है, लिमिट्स दी हुई है कि कब कब आपको डिस्क्लोज करना है। दो प्रकार के आपको डिस्क्लोजर दिख रहे हैं। कहता है एक इनिशियल डिस्क्लोजर दिख रहा है और एक आपको कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर दिख रहा है। तो कहता है देखो ये जितने भी लोग हैं जो कंपनी से कनेक्टेड है, एक तो आपको इनिशियल डिस्क्लोजर देना है, फिर आपको कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर देना है। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति है, अपॉइंट होता है CFO ऑफ ABC लिमिटेड। अगर अब वो CFO होता है तो वो KMP की पोजीशन में आ गया या डायरेक्टर की पोजीशन में आ गया। तो कहता है जिस डेट को ये अपॉइंट हुआ है, सपोज करते 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को अगर वो ऑलरेडी कंपनी के 5000 शेयर्स रखा हुआ था और इसका हस्बैंड जो है, मैं कहता हूं ये मिस्टर बी नहीं है, ये मिसेस बी है, मिसेस बी का हस्बैंड भी 2000 शेयर कंपनी में ऑलरेडी रखा हुआ है। रेगुलेशन के हिसाब से आप CFO और आपका जो स्पाउस है उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्यों? ये इनिशियल डिस्क्लोजर है कि आप कंपनी में KMP बन रहे हो, CEO, CFO या डायरेक्टर बन रहे हो कंपनी के, तो इनिशियली बताना है आप और आपके घर परिवार वाले कितना ऑलरेडी होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है सर। फिर कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है सर? कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर कब होता है समझना, इस पे दो बातें आएगी। कहता है देखो, मान लीजिए इस पे एक लिमिट है 10 लाख रुपए की, एग्जांपल लेते हैं समझ में आएगा। सी नाम का एक डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का, डन सर। 10 तारीख को वो 12 लाख रुपए के शेयर परचेस करता है PQR लिमिटेड में। ठीक है सर। क्या ये 10 लाख के ऊपर है? हाँ सर ये 10 लाख के ऊपर है।
सर ये 10 मई को किया, हाँ सर, तो ये अप्रैल में जून वाले क्वार्टर में आया। तो जैसे ही आपने 10 लाख के ऊपर का किया ट्रांजैक्शन, 10 लाख के ऊपर, आई रिपीट कर रहा हूं 10 लाख में कुछ भी नहीं है, तो कहता है आपको एक कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। आई रिपीट 2 ट्रेडिंग डेज बोल रहा है, किसी दिन अगर ट्रेडिंग बंद है उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आपने 10 मई को 12 लाख का शेयर्स परचेस किया जो 10 लाख के ऊपर है, वहां से 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको ये डिस्क्लोज करना है कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया मैंने इतने शेयर लिए, इतने यानी कि 10 लाख के ऊपर। चलिए सर ये तो हो गया, एक बार में 12 लाख का ले लिया था। थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सर डी नाम का एक केएमपी है, जो कंपनी LMN लिमिटेड है उसका केएमपी है। सर वो 5 जनवरी को 3 लाख रुपए के शेयर खरीदता है, ठीक है, 10 लाख के नीचे है। फिर 20 फरवरी को वापस से 4 लाख का शेयर लेता है, 7 लाख हो गया। फिर 5 मार्च को वापस से 4 लाख का शेयर लेता है। अब अगर आप देखोगे तो 11 लाख रुपए हो गए, लेकिन 11 लाख रुपए एक साथ नहीं हुए, पूरे के पूरे कैलेंडर ईयर का मिला के 11 लाख हुआ। 10 लाख के ऊपर हुआ ना, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो चाहे सर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके 10 लाख के ऊपर जाओ, चाहे आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन करके 10 लाख के ऊपर जाओ, ये कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर के अंदर आएगा। विद इन 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो कहता है देखो, इनसाइडर मस्ट मेक कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन involving securities if the total value of securities traded by them in any calendar quarter। अब वो कैलेंडर क्वार्टर आप कहीं से भी शुरू करो, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भाई साहब अगर इस पे होता है कितना 10 लाख के ऊपर, तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूअल पे है। अब कहता है डिस्क्लोजर बाय अदर कनेक्टेड पर्सन। अब अदर कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। भाई ABC लिमिटेड है, हाँ सर है, रेगुलरली इंगेज कर रही है एक मर्चेंट बैंकर से जिसका नाम है MNO कैपिटल। ये मर्चेंट बैंकर आपके लॉ के कंप्लायंस के लिए रहते हैं। फंड रेस करना है तो मर्चेंट बैंकर को पता रहता है, एडवाइस करते रहते हैं। मर्जर अमलगमेशन करना है तो मर्चेंट बैंकर एडवाइस करते रहता है। तो अब कहता है कुछ सीनियर इंप्लॉइज हैं इस मर्चेंट बैंकर के, बराबर है, जो वर्क कर रहे हैं ABC लिमिटेड के साथ, तो ये कनेक्टेड हो गए, सब इनको पता है। तो ABC लिमिटेड इनको डेजिग्नेटेड पर्सन बोलेगा। क्यों डेजिग्नेटेड पर्सन बोलेगा? बिकॉज दिस आर सम कनेक्टेड पर्सन जिनको हमारे हर चीज का नॉलेज है और इनको भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे इनसाइडर दे रहे ना कंटिन्यूअल इनिशियल, इनको भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो बोलता है भाई देखो, कनेक्टेड पर्सन एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन, जैसे रिलेटिव आ गए, एसोसिएट कंपनी आ गए, इंटरमीडियरीज जैसे मर्चेंट बैंकर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जैसे बाकी इनसाइडर को बोला है। ठीक है सर। अब आता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? भाई देखो, ये जो सारे प्रोविजन है ये लिस्टेड कंपनी के लिए हैं कि कैसे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं। फेयर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और नॉट सीक्रेटली, यानी कि कोई भी कंपनी पब्लिक में किस तरीके से प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, ये उसका तरीका, ये उसकी प्रैक्टिस है, ये उसका मैनर है। यानी कि सर हर लिस्टेड कंपनी को एक कोड बनाना पड़ेगा जिसपे वो एक्सप्लेन करेगी कि हम पब्लिक में प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, XYZ लिमिटेड है, वो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाती है और लिखती है कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि हम किस तरीके से फेयरली पब्लिक को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देंगे। तो उसमें मेंशन करती है उस कोड के अंदर, उस प्रैक्टिस के अंदर, उस मैनर के अंदर कि भाई कौन डिस्क्लोज करेगा। यानी कि कंपनी का कोई भी बंदा मुंह उठा के डिस्क्लोज नहीं करेगा। देयर शुड बी समवन हु विल बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, जिसको स्पोक पर्सन बोलेंगे। दूसरा कैसे करेगा? प्रेस रिलीज करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा, वेबसाइट में डालेगा, ये बताएंगे। कौन से टाइमलाइन में डालेगा, यानी कि कितने कितने वक्त पे डालेगा, और कंप्लायंस टीम का क्या रोल होगा। यानी कि आप एक पूरा सेट कोड बनाओगे कि हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन बताएगा, किस वक्त में बताएगा, किस तरीके से बताएगा, ये कोड है। सर इससे क्या इंश्योर होगा? इससे ये इंश्योर होगा भाई साहब कि किसी भी व्यक्ति को पहले कोई चीज नहीं पता चलेगी डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में,
पता चलेगी तो पब्लिक एट लार्ज को फेयरली इक्वली सबको एक साथ पता चलेगी, कोई भी इनसाइडर अलग से फायदा ना उठा पाए। तो इसके लिए बोलता है आपको एक कोड बनाना पड़ेगा फेयर डिस्क्लोजर का। ठीक है सर। अब कहता है इस पे क्या होगा, कहता है प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, सेलेक्टिव लीक नहीं होने वाला भाई साहब कि ये एक सेलेक्टिव लोगों को बता दिए। एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिससे एबीसी लिमिटेड का रेवेन्यू डबल हो जाएगा। अब मंडे इवनिंग को बोर्ड को फाइनल साइंड डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, इंफॉर्मेशन कॉन्क्रीट है, जबरदस्त है। अब एबीसी लिमिटेड एक इंटीमेशन भेजेगी स्टॉक एक्सचेंज को, अपनी वेबसाइट में डालेगी, प्रेस रिलीज करेगी। सर ये कैसे, ये जो भी उनके कोड में लिखा होगा उस हिसाब से चीजें करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो अपने खास खास है उनको बता दिए, फेवरेट लोगों को बता दिए और उनको पहले खरीदने दिए। भाई तुरंत जैसे ही प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तुरंत सबको बता दिया जाए। तो कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के अंदर ये पहला पॉइंट है भैया, फेयर रखना है ना। तो जैसे ही कॉन्क्रीट प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, फाइनल हो गई, तुरंत स्टॉक एक्सचेंज, वेबसाइट, प्रेस रिलीज, जैसा आपको करना है तुरंत पब्लिक को बता दो। ये मत करना कि पहले अपने लोगों को बता दें, वो पहले खरीद लें, उसके बाद आप पब्लिक को बताओ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सर। तो कहता है दिस प्रिंसिपल जोर लगाता है, एम्फेसाइज करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्टली डिस्क्लोजिंग एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत, दैट कुड इंपैक्ट प्राइस डिस्कवरी ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी एज सुन एज क्रेडिबल। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट जैसी साइन हुआ, क्रेडिबल और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई, तुरंत डाल दो। ठीक है सर। अवॉइड करना है सेलेक्टिव डिस्क्लोजर, जो मैंने बता दिया कि अपने लोगों को पहले मत बताना। डेजिग्नेट करना है आपको एक चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर। सर इसका क्या लॉजिक है भाई, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने जैसे बोला ना, रैंडम पर्सन आके स्टेटमेंट ना दे कंपनी के बिहाफ में, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो इस रेगुलेशन को समझता हो, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को समझता हो और वो डिसाइड कर पाए कैसे और कब इसको डिस्क्लोज करना है। एग्जाम्पल, पीक्यूआर लिमिटेड ने डेजिग्नेट कर दिया कि भाई कंपनी, डेजिग्नेट यानी कि एक तरीके से जिम्मेदार ठहराना कि आप कंपनी के चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर हो। चीफ इन्वेस्टर रिलेशन, इन्वेस्टर के साथ जिसका रिश्ता रहेगा वो ऑफिसर हो। तो कोई भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, जैसे एमडी ने रिजाइन कर दिया, मोटा भाई ने रिजाइन कर दिया, कोई बड़ा एक्विजिशन आ रहा है, कोई मेजर डिफॉल्ट हो रहा है, तो ये जो CIRO चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर जो है, ये स्टॉक एक्सचेंज को लेटर देके बताएगा, ये प्रेस रिलीज करके बताएगा, ये इन्वेस्टर की क्वेरीज को एड्रेस करेगा। वो जो अदर इंप्लॉइज रहेंगे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि भैया इस CS के अलावा, जो CIRO है उसके अलावा आप लोग चुपचाप बैठेंगे, आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, इससे कंफ्यूजन होता है। तो भाई साहब ये रहेगा व्यक्ति जो इंश्योर करेगा कंप्लायंस हो रहा है डिस्क्लोजर प्रैक्टिस से, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारे इंफॉर्मेशन को देने के लिए, ताकि भाई साहब किसी भी प्रकार का र्यूमर ना रहे। अब कहता है देखो भाई साहब, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करना क्वेरीज को और र्यूमर्स को, ये भी कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर है। सर क्या मतलब? एग्जाम्पल कहता न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी आ गई कि STU लिमिटेड का बातचीत चल रहा है एक फॉरेन जाइंट से, वो STU लिमिटेड का 50% स्टेक प्रीमियम पे लेने वाला है, ये न्यूज़पेपर में छाप दिया गया। अब स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है STU को कि कंफर्म करो भाई ये बात है क्या। अब ये आप रिप्लाई करोगे एप्रोप्रिएटली, ये जो CIRO है बताएगा कि भैया अभी हमारी बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, कुछ भी फाइनल नहीं है, जैसे ही फाइनल होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इससे होगा क्या, जब ऐसा CIRO खुद से रिस्पॉन्ड करेगा, पूरे पब्लिक में आके सारी बात बताएगा, तो जो मार्केट के स्पेक्यूलेशन है जिससे पब्लिक को गुमराह करके पैसे लूटे जा सकते हैं, तो आप जब खुद कंपनी के स्पोक पर्सन हो, जो आप खुद आके बोल दोगे कि अभी बातचीत चल रही है भाई, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, तो ये जो मार्केट में र्यूमर्स की वजह से, फ्लक्चुएशंस की वजह से कोई लोगों को गुमराह किया जा सकता है, वो बच जाएंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आई। अब कहता है ट्रांसपेरेंसी इन एनालिस्ट मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। सर ये क्या बोलता है बताना। लॉजिक बड़ा क्लियर है भाई, देखो मान लो LMN लिमिटेड है, ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही है एनालिस्ट लोगों के साथ। सर एनालिस्ट यानी कि कौन होते हैं, जो कंपनी को बताते हैं कि आपका मार्केट में प्रोडक्ट क्या चल रहा है, मार्केट में कंपनी को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो ये जो एनालिस्ट लोगों से कंपनी पूछ करती है, बातचीत करती है डिसाइड करने के लिए कि कोई भी डिसीजन लेना है या कोई IPO लाना है तो हम किस प्राइस में ला सकते हैं। तो ये जो एनालिस्ट होते हैं ना, इनको पहले से चीजें पता होती है।
तो कहता है भैया फिर इनको तो पता चल जाएगा, मान लो आपका मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, मान लो आपका आईपीओ आ रहा है, मान लो आपको कोई फॉरेन जाइंट फंडिंग दे रहा है, तो इनको तो पता चल जाएगा क्योंकि आप एनालिस्ट लोग से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो कहता है भाई मान लो आप इनके साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इनके साथ आप मीटिंग कर रहे हो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, बोले आप एक्सप्लेन कर देना ऑलरेडी अनाउंस्ड रिजल्ट, आप बातचीत कर लेना पब्लिकली नोन प्रोजेक्ट के बारे से, इनसे जो जो आपने रिजल्ट अपने आ गए पब्लिक प्रोजेक्ट के बारे से बात कर लेना, जनरल इंडस्ट्री आउटलुक कर लेना, सब कर लेना। आप एक काम करो, इनके साथ जब आप बातचीत करोगे ना, तो इनसे जो भी बातचीत हुई है इसकी ट्रांसक्रिप्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग मीटिंग की, एनालिस्ट के साथ, इन्वेस्टर के साथ, ये कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ, ये आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में डाल देना। आपके कोई भी इन्वेस्टर से, एनालिसिस से कोई डिस्कशन चल रहा है तो भाई उनको तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। चाहे आपने बस बोला होगा कि अभी डील चल रही है, बात चल रही, जो भी होगा, आप इनसे जो भी बात कर रहे हो उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग आप कंपनी के वेबसाइट में डाल देना। इससे होगा क्या भाई साहब, जैसे इनको सारी चीजें पता चल रही है, एट द सेम टाइम पब्लिक को भी पता चल जाएगी, तो भैया ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। सिर्फ इनको ना पता लगे भाई, बाकी सबको भी पता लगे। ठीक है सर, हमने ट्रांसक्रिप्ट डाल दी सर। जैसे ट्रांसक्रिप्ट में क्या रहेगा, स्लाइड डाल दी, बिजनेस स्ट्रेटेजी जो आपने कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी वो डाल दी, क्वेश्चन एंड आंसर जो इन्वेस्टर के साथ आपने किया आपने वो डाल दिया। ये सब प्रेजेंटेशन अपनी वेबसाइट में डाल दो, तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इसको पढ़ के समझ जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, उसको भी सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारी चीजें को बोला जाता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, कि भाई फेयर रहो, किसी एक को आप प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब लास्ट में हमारे पास चलता है दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट। सर अब ये क्या है सर कोड ऑफ कंडक्ट, ये बताइए। तो कहता है भाई साहब हर लिस्टेड कंपनी के पास एक इंटरनल रूल बुक होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी किस तरीके से आप काम करोगे। यानी कि पहली बात तो डेजिग्नेटेड पर्सन को रेगुलेट करना, उनके ट्रेडिंग को रेगुलेट करना और उनकी ट्रेडिंग को रिपोर्ट करना। तो एक सीनियर ऑफिसर रहेगा जिसको हम कंप्लायंस ऑफिसर बोलेंगे, वो ये सारे कोड को, यानी कि ये इंटरनल रूल बुक को मैनेज करेगा। अब सवाल आता है सर इसमें नया नया कहानी आ गई, डेजिग्नेटेड पर्सन होते कौन है। भाई साहब डेजिग्नेटेड पर्सन टिपिकली हर व्यक्ति को नहीं बनाया जाता, बोर्ड कंप्लायंस ऑफिसर के साथ डिसाइड करता है कि आप किसको डेजिग्नेटेड पर्सन बोलोगे। सर ये है कौन डेजिग्नेटेड पर्सन, जो एकदम प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड रहता है। जैसे कंपनी में फाइनेंस का जो रोल देखता है, मर्जर एंड एक्विजिशन का रोल देखता है, सेक्रेटरियल यानी कि कंपनी सेक्रेटरी जो लीगल काम देखता है, जो डिसीजन लेता है, जो इंटरनल सिस्टम में कनेक्टेड है, इन सारे लोगों को हम डेजिग्नेटेड पर्सन बोलते हैं भाई साहब। जैसे कंपनी का सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इंटरनल ऑडिटर हो गया, हेड ऑफ स्ट्रेटेजी हो गया, डिसीजन मेकर हो गया। ये कंपनी के बोर्ड कंप्लायंस ऑफिसर के साथ मिलके डेजिग्नेट करेंगे कि भैया ये बहुत कनेक्टेड रहता है, ये बहुत कनेक्टेड रहता है, नहीं वो बोले वो तो ऐसे ही असिस्ट करता है, उसको जाने दो, इतने इतने लोगों को ये कनेक्टेड है, इनको हम बोलेंगे डेजिग्नेटेड पर्सन। ये कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट पे ही लिखा रहेगा, बोर्ड कंप्लायंस ऑफिसर के साथ डिसाइड करेगा। देखो लिखा हुआ है, बनाएगा कौन, बोले सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि आप फॉर्मुलेट करोगे कॉम्प्रहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉनिटर करेगा डेजिग्नेटेड पर्सन जैसे कि डायरेक्टर, केएमपी और इनके इमीडिएट रिलेटिव के, इनके पूरे ट्रेडिंग को मॉनिटर करेगा। इंटरनल रूल बुक आप बनाओगे। ठीक है सर, एग्जांपल लेते हैं फटाफट। सर ये क्या कह रहा है, तो कहता है देखो भाई सेबी रेगुलेशन तो जनरल है सबके लिए, हर कंपनी के लिए, बट हर कंपनी का खुद का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, रिस्क एरिया होने चाहिए, ये सब कंट्रोल बना होना चाहिए। तो सेबी ये कहता है आप डिटेल्ड कोड बनाओ, डिटेल्ड कोड बनाओ, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर करो, और अगर आप नहीं बनाओगे हम आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे। सेबी कंपनी के ऊपर ही ऑब्लिगेशन डाल रहा है। तो मान लीजिए एबीसी एक लिस्टेड कंपनी है, वो अपने कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर बना दी, सीईओ जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट बना रहा है भाई साहब ये इंटरनल ट्रेडिंग के लिए, जिसपे ये लिखा रहेगा कि कौन डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, ट्रेडिंग विंडो क्या होगी, प्री क्लियरेंस यानी कि प्री प्लान्ड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आप कैसे करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है सर, यहां तक की भी बात समझी। अब डेजिग्नेटेड पर्सन में कौन कौन आ जा सकता है, डायरेक्टर आ जाएंगे, सीईओ, सीएफओ, सीएस आ जाएगा, सारे जनरल मैनेजर आ जाएंगे, फाइनेंस और लीगल की टीम आ जाएगी। अब जो कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा, जो अभी मैंने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी को आपने कंप्लायंस ऑफिसर बना दिया, अब ये कंप्लायंस ऑफिसर जो है ये रेगुलर रिपोर्ट करेगा
जो भी ट्रेडिंग करेगा डेजिग्नेटेड पर्सन, जो भी प्री अप्रूव्ड प्लान, प्री प्लान्ड ट्रेडिंग करेगा वो रिपोर्ट करेगा किसको, कंपनी को और ऑडिट कमेटी को, यानी कि कंपनी के बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को। ठीक है सर। एग्जांपल, हर क्वार्टर में कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी पीक्यूआर लिमिटेड का ऑडिट कमेटी को और कंपनी के बोर्ड को रिपोर्ट देगा कि भाई इतने लोग डेजिग्नेटेड पर्सन हैं जिन्होंने ट्रेड किया है, इन्होंने कौन कौन सा प्री प्लान ट्रेडिंग दिया था और किसके ऊपर इसको डाउट है कि इन्होंने अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किया है। ये हर क्वार्टर पे कंप्लायंस ऑफिसर बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को ये रिपोर्ट देगा। अब ये लोग समझेंगे कि हाँ भाई वाकई में ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाया क्या। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आएगा। ये एक प्रकार से इंटरनल रूल बुक है जो सेबी की वजह से ही कंपनी को बनाना पड़ रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ के लेते हैं। तो अब कहता है सर ये तो चलो सीनियर ऑफिसर आपने बना दिया, अपॉइंटेड टू एडमिनिस्टर दिस कोड, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी सेक्रेटरी को आपने बना दिया, ये सारी चीज देखेगा। कोड कौन बनाएगा, तो बोले सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। आपने स्पेसिफाई कर दिया डेजिग्नेटेड पर्सन को। सर कहां स्पेसिफाई रहेगा, मैंने बताया ना कोड में, कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफाई रहेगा कि कौन कौन डेजिग्नेटेड पर्सन है, कब कब इनने ट्रेड किया, क्या अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किया, डाउट है क्या, ये सब आप बताओगे। ठीक है सर। रिपोर्टिंग करोगे डायरेक्टर को, यहां तक भी बात पता चल गई सर। अब आगे अगर अपन बढ़ें तो कहता है भाई साहब ये जो डेजिग्नेटेड पर्सन है और उसके रिलेटिव हैं वो भी इस कोड से गवर्न होंगे। देखो कहता है डेजिग्नेटेड पर्सन और उनके इमीडिएट रिलेटिव जो है वो भी इस कोड से गवर्न होने वाले जब वो सिक्योरिटी पे डील करेंगे। एग्जाम्पल सर, कहता है मिस्टर ए नाम का एक डेजिग्नेटेड पर्सन है। ठीक है सर। वो सीएफओ है, वो जो मिस्टर ए है सीएफओ है एलएमएन लिमिटेड का, वो डेजिग्नेटेड है कि हाँ भैया ये कंपनी से बहुत जोर से कनेक्टेड है। उसकी वाइफ बेचना चाहती है एलएमएन कंपनी के शेयर जो 15 लाख रुपए के हैं, सीएफओ की वाइफ। अब भले उसकी वाइफ एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो इमीडिएट रिलेटिव तो हो गई सीएफओ की। हाँ सर। तो उसको भी ये कोड फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी पहले प्री क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उसको प्लान देना पड़ेगा पहले से कि भाई इस दिन में इतने इतने अमाउंट का शेयर्स बेचूंगी, उसको भी ये कोड फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डेजिग्नेटेड पर्सन के लिए, वो उनके इमीडिएट रिलेटिव के लिए भी है। ठीक है सर, ये इंटरनल कोड भी समझ में आया। अब आगे क्या है सर, टाइमिंग फॉर रीओपनिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो। ये क्या कहता है, कहता है भाई देखो भले आपने डिस्क्लोज कर दिया कि भाई मैं सीएफओ हूं, ये मेरे रिलेटिव है, हम पहले से चीजें को डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज करने के बाद भी मार्केट को टाइम लगता है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऊपर नीचे होने में। आपने तो डिस्क्लोज कर दिया, अरे सीएफओ 15 लाख का शेयर बेच रहा है, उसकी वाइफ बेच रही है, अब मार्केट में इंफॉर्मेशन गई तो तुरंत थोड़ी उथल पुथल हो जाएगी। तो कहता है मार्केट में टाइम लगता है इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके इस पर कोई हलचल करने की। तो कहता है भाई आपने डिस्क्लोज कर दिया, उसके बावजूद भी हम आपको 48 आवर्स तक कोई ट्रेड करने नहीं देंगे। भले आपने पहले से डिस्क्लोज किया कि हम बेचने वाले हैं, 48 आवर्स तक हम कुछ भी नहीं करने वाले, आपको कुछ नहीं देने वाले। 48 आवर्स बाद ही आप ट्रेडिंग करोगे ताकि मार्केट उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके जो उथल पुथल करना होगा वो कर लेगा, उसके बाद बेचने देंगे। तो कहता है देखो कंप्लायंस ऑफिसर डिटरमाइन करता है टाइमिंग फॉर रीओपनिंग द ट्रेडिंग विंडोज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी एंड असम्पशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। द ट्रेडिंग विंडो कैन नॉट बी ओपन अर्लियर देन 48 आवर्स आफ्टर द इंफॉर्मेशन बिकम्स जनरली अवेलेबल। ठीक है सर। प्री क्लियरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहां पे लिखा रहेगा प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड। सर कैसा होगा, ये एक चेक पॉइंट के जैसा है। कंप्लायंस ऑफिसर को आप दोगे, वो देखेगा, उसको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो उसको अगर डाउटफुल लग रहा है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी कि आप डेजिग्नेटेड पर्सन हो, आप बेचना चाहते हो, आपकी इमीडिएट रिलेटिव बेचना चाह रही, पहले से आपको ये जानकारी कंप्लायंस ऑफिसर को देनी पड़ेगी। अगर उसको सस्पिशियस लगेगा वो मना भी कर सकता है। जैसे कि मान लो इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर 10 लाख की एक लिमिट दी कि भैया ये थ्रेशोल्ड रहेगी, ये एक मैक्सिमम लिमिट रहेगी जो डेजिग्नेटेड पर्सन और उसका इमीडिएट रिलेटिव इसको बेच सकता है। अब मिस्टर बी नाम का डेजिग्नेटेड पर्सन है, वो कहता है भैया मैं 15 लाख का शेयर खरीदूंगा या तो बेचूंगा। अभी भी विंडो ओपन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन
आपको प्री क्लियरेंस फॉर्म देना पड़ेगा, पहले ये करना है करके राइटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा कंप्लायंस ऑफिसर से। वो अगर अप्रूवल दे दिया तो खरीद लेना, नहीं तो आप नहीं खरीद पाओगे। तो प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड बोल रहा है कि भाई साहब ये कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके पास कोई भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, एक फॉर्मेलिटी की बात है। और एग्जीक्यूशन ऑफ प्री क्लियरेंस ट्रेड के बारे से बोल रहा है, तो कहता है कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो एग्जांपल सुनना, टी नाम का एक व्यक्ति, उसको प्री क्लियरेंस मिल गया 1 अगस्त को, तो अब कल जाके ट्रेड नहीं करेगा भाई, 5 ट्रेडिंग डेज के बाद, क्योंकि आपने जो प्री क्लियरेंस लिया कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करके पब्लिक में डालेगा, उसके 5 दिन बाद आप करोगे इस कोड के हिसाब से। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, आज आपने प्री क्लियरेंस प्री प्लान्ड एक्टिविटी बताई और कल जाके ट्रेड कर लोगे तो थोड़ी चलेगा भाई साहब। तो कहता है देखो, कोड में स्पेसिफाई करेगा एक रीजनेबल टाइम फ्रेम, वो रीजनेबल टाइम फ्रेम नॉट एक्सीडिंग कितना होगा, 7 डेज। तो मान लीजिए कोड में 5 दिन लिखा हुआ है, तो आप जब प्री प्लान दोगे उसके 5 दिन बाद आप ट्रेड करोगे। ज्यादा से ज्यादा कितना लिख सकते हो आप कोड में, 7 दिन। लेकिन कोड में मान लो 5 दिन लिखा है, क्योंकि मैंने 5 दिन बोला था तो मैंने अज्यूम किया था कि कोड में 5 दिन लिखा हुआ है, मैक्सिमम आप 7 दिन लिख सकते हो। तो कहता है विद इन विच प्री क्लियर ट्रेड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द डेजिग्नेटेड पर्सन। अगर आपने इतने दिनों में नहीं किया, आपको फ्रेश प्री क्लियरेंस लेना पड़ेगा, टाइम बाउंड है एकदम। ठीक है सर, यहां तक की चीजें समझी। अब कहता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, तो कहता है भैया ये सेक्शन जो है, ये वाला जो इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म वाला, वो कहता है कि लिस्टेड कंपनी को सिर्फ सेबी के इनसाइडर रूल्स को फॉलो नहीं करना है ऑन पेपर, आपको खुद को एक सिस्टम बना के लेना है। तो बोले सर वो जो कोड ऑफ कंडक्ट वो भी तो सिस्टम था। बोले नहीं, और सिस्टम बनाओ। बोले क्या? बोले सीईओ है ना, उसको एडुकेट प्लेस पे रखो, वो सारी चीज देखेगा। यहां पे वही लिखा हुआ है। कहता है एग्जाम्पल समझो, जो सीईओ है ना उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मान लो उसने फोल्डर बनाया, उस पर पासवर्ड डाल दिया, सिर्फ लिमिटेड स्टाफ को वो दिख सकता है। ट्रेडिंग विंडो कैलेंडर ऑटोमेटेड हो गया है। कंप्लायंस ऑफिसर हर बार उसको वीकली में चेक करेगा कि कौन कौन इसमें पासवर्ड डाल के इंफॉर्मेशन निकाला है। तो ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल, ताकि कल को कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो इस सिस्टम के थ्रू उसको पकड़ा जा सकता है कि किसने किसने कब कब लॉगिन किया था और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उससे निकाली थी। तो सीईओ को बोला है भाई साहब आप एक सिस्टम बना के लो, ये वाला पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाला, जिसपे पूरे लॉग के साथ समझ में आए, लिमिटेड स्टाफ के पास उसका कंट्रोल रहेगा, ताकि इसको और रोका जाए। ऑडिट कमेटी को बोला है कि आप ना कंप्लायंस करते रहना, ईयरली रिव्यू करते रहना। बोले कैसे? पीक्यूआर लिमिटेड की ऑडिट कमेटी वो रिव्यू करेगी कि पूरे के पूरे साल पे प्री प्लान्ड ट्रेडिंग कितनी थी। जो कंप्लायंस ऑफिसर को प्री प्लान्ड ट्रेडिंग देते हो, वो कौन कौन से, ये जो अपन ने एसडीडी बनाया था ना, स्ट्रक्चर डेटा, कि भाई कब किसको इंफॉर्मेशन दी, कितने समय को दी, कौन से डेट को दी, इसका एक्यूरेसी आप चेक करोगे ऑडिट कमेटी की कितना एक्यूरेट है। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो अगर जरूरत लगे तो, ऑडिट कमेटी को बोला है आप इसको ओवरसाइट करो। फिर अपने को कहता है कंपनी के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, प्रोसीजर होनी चाहिए इंक्वायरी करने के लिए अगर ये लीक होता है तो। सर एग्जांपल दीजिए। कहता है मान लीजिए XYZ लिमिटेड है, ओके, इसको रिजल्ट पता चलता है, XYZ रिजल्ट को ये पता चलता है इंक्वायरी पे, इंक्वायरी के रिजल्ट से पता चलता है कि भाई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट हो रही थी। तो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। बोले मान लो उस पर लिखा है कि भाई कंप्लायंस ऑफिसर तुरंत एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगा कि भैया ये कौन सा ग्रुप है, किसने इस ग्रुप को बनाया, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर हुई, कब शेयर हुई, उसके दम पे क्या हलचल हुई। सबके ईमेल चेक किए जाएंगे, सबके लॉग चेक किए जाएंगे, सबके फाइल डाउनलोड चेक किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा एम्प्लॉयज का, और फिर बोर्ड को 48 आवर्स में आपको अपडेट किया जाएगा। मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है पॉलिसी के अंदर, तो कहता है ये पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी इंफॉर्मेशन लीक के ऊपर। तो कहता है हर लिस्टेड कंपनी को एक पॉलिसी बनानी है कि कोई भी लीक होती तो उसके ऊपर इंक्वायरी कैसे करोगे, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। विसल ब्लोअर आपको पता होगा दोस्तों कि आप सीक्रेटली ये बता सकते हो। तो मान लीजिए कंपनी LMN लिमिटेड, इसने एक मेल आईडी दी हुई है सबको, whistle@lmnlimited.com।
सबको बोला गया कि किसी को भी अगर लग रहा है कि कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रहा है, तुरंत इस मेल के अंदर सारी बात बता दे। तो एक एम्प्लॉय ने नोटिस किया कि उसका कलीग अपने घर वालों को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बता रहा है, वो कॉन्फिडेंशियली चुप से किसी भी फेक ईमेल आईडी से रिपोर्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। ये आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में होना चाहिए। फिर कहता है ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, कौन होते हैं सर इंटरमीडियरीज? जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसको डाउट आ रहा है कि इसने एक्विजिशन प्लान बताया था एक मर्चेंट बैंकर को कि भैया हमारा एक एक्विजिशन होने वाला है। वो मर्चेंट बैंकर में से किसी टीम ने, मर्चेंट बैंकर की जो टीम है उसमें से किसी ने लीक किया है। तो अब कंपनी बैंक के लॉग्स मांग रही है कि भैया बैंक तुम अपने लॉग्स दिखाओ, स्टाफ की लिस्ट दिखाओ, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट दिखाओ, तुम्हारा स्टाफ किससे किससे मीटिंग किया है, सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, ये सब दिखाओ। तो ये जो इंटरमीडियरीज के अब ऊपर पूछताछ चल रही, तो ये जो मर्चेंट बैंकर है ना, इसको भी कॉपरेट करना पड़ेगा इस लिस्टेड कंपनी से, क्योंकि भाई साहब लीक हुआ है। आप भरोसे के रिश्ते में थे, आप मर्चेंट बैंकर थे, आप हमारा कंप्लायंस देख रहे थे, और आप में से ही एक बंदा हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो अब हमको इंक्वायरी करना है, तो आप हमारे साथ कॉपरेट करोगे, नहीं कॉपरेट करोगे तो सभी को बता देंगे। तो कहता है देखो, इफ अ लिस्टेड कंपनी इनिशिएट कर रही इंक्वायरी इनटू इंफॉर्मेशन जो लीक हुई है, सस्पेक्टेड इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो रेलिवेंट इंटरमीडियरी जैसे लीगल एडवाइजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, फिड्यूशरी हो गया जैसे ऑडिटर, कंप्लायंस ऑफिसर, इनको कॉपरेट करने के लिए बोला है कंपनी के साथ उस इंक्वायरी में। नहीं तो फिर सेबी आपको अच्छे से बताएगी। एंड दैट्स ऑल। यहां पे आके दोस्तों आपका इनसाइडर ट्रेडिंग होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और अगले लेक्चर में सेबी का टेक ओवर कोड खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, ऐसे यूजफुल कंटेंट आते रहेंगे। बाय दोस्तों।